मेरे ऐसे दिल्ली जैसे शहर से आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो नेचर से नहीं जुड़े हुए, जो मिट्टी से जुड़े हुए। और अगर आप क्यारी जैसे गांव में आएंगे तो हर आदमी नेचर से जुड़ा है, मिट्टी से जुड़ा है। जो नेचर की चीज़ यहाँ से शुरू होएगी, गॉड विलिंग, वो बहुत आगे तक जाएगी। ये मेरा मानना है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहर से ना शुरू करके यहाँ से शुरुआत हुई, ये हमारा गुड लक है मेरे हिसाब से। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपनी पीपीटी आज शुरू करता हूँ। प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि क्योंकि हमारे पास वेरिड ऑडियंस है, तो सिंपल भाषा में तितली के बारे में थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा। इतनी जानकारी जिससे आप एक सिटीजन साइंटिस्ट बन सकें। आप जो अगर आप फील्ड में जाएं, जंगल में जाएं, अपने बैकयार्ड में जाएं, तितली हर जगह आप देख सकते हैं। रात को छोड़ के हर टाइम पे मिलती है, तो कोई टाइम भी उसका है। तो मैं इसको उल्टा प्रोजेक्ट टाइगर कहता हूँ। अब तितली जो हमारी प्लेन टाइगर तितली है या स्ट्राइप टाइगर तितली जो हमें बाहर दिख रही है, स्ट्राइप टाइगर तितली, ये फूड वेब में सबसे नीचे। अगर हम ऊपर वाले प्राणी को जब बचा ही रहे हैं, टाइगर को, नीचे वाले प्राणियों को बचाएंगे, तो वही चीज जो नीचे ऊपर से नीचे आनी थी वो नीचे से ऊपर भी होगी। अगर टाइगर को बचाकर ग्रासलैंड बचाया जा सकता है, अगर हम ये सोच रहे हैं, तो तितलियों के बचाव से टाइगर भी बचाया जा सकता है। तो ये उल्टा प्रोजेक्ट टाइगर, इसके लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि तितलियां क्या होती हैं और तितलियां अपना जीवन कैसे व्यतीत करती हैं। तो ये प्रेजेंटेशन मैं शुरू करता हूँ। लोगों से ये पूछूं कि अब तितली को मुझे बाकी जानवरों से, बाकी इंसेक्ट से अलग करना होगा, तो उसमें ऐसी क्या बात जो किसी भी और इंसेक्ट में या जानवर में नहीं है? क्या ऐसी चीज जो तितली में है और किसी में नहीं? किस चीज को देख के आप पहचान सकोगे कि ये तितली है? ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये स्केल्स हैं। अगर आप हाथ मारेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा पीला, है ना? ऑफ द विंग्स आप देख सकते हैं, अलग अलग रिजेस बनती हैं इसमें और पोल्स रहते हैं। तो ये अलग अलग रंग, अलग अलग शेप से आ रहे हैं। अलग अलग लोगों ने कल्चरली अपने आप को तितलियों से जोड़ा हुआ है। सबसे पहले ग्रीक एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, उनने तितली का लाइफ साइकिल थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। तब तक किसी को पता नहीं था कि तितली कैसे बनती है। और उनने, ग्रीक लोगों ने तितली का नाम साइक रखा था। एक साइक तितली हमारे यहाँ भी मिलती है। वो उनने इसलिए रखा था क्योंकि वो तितली को एक बहुत ही, साइक का मतलब जिससे साइकोलॉजी होती है, जिस साइक एक वर्ड है जिससे आपका साइकाइट्रिस्ट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइको हो गया, है ना? तो साइक उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि वो ये समझते थे कि तितली एक बहुत ही स्पिरिचुअल, सोलफुल जानवर है। वो जानवर जिस स्थिति से शुरू होता है और जिस स्थिति तक पहुंचता है, उसमें उनको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आई, एक त्याग और प्रतिष्ठा नजर आई, और वो उसको साइक बोलने लगे। पर हम बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अंग्रेजों से सीखी है। तो अंग्रेज, ब्रिटिश, इंग्लिश लोग, आपने बटरफ्लाई देखी अपने यहाँ पे? ये दोनों फोटो इसी लैंडस्केप से हैं। ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये इंग्लैंड में भी मिलती है। वहाँ पे ये गुड लक का प्रतीक है। सर्दियों के बाद, क्योंकि इस तितली की आदत है कि अपने अडल्ट स्टेज में हाइबरनेशन में जा सकती है, तो सर्दियों के बाद पहली जब तितली दिखाई देती है तो वो ये तितली दिखाई देती है। तो जब सर्दियाँ, जिस देश में सर्दी ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे सर्दियाँ खत्म होती हैं, तो लोग उसको अच्छा मानते हैं, और उसी हिसाब से जब वो इस तितली को देखते हैं तो उनका ये एसोसिएशन है तितली के साथ कि तितली गुड लक होगी। तो जो बटरफ्लाई का नाम आया है वो इस ब्रिमस्टोन तितली की वजह से आया है। ब्रिमस्टोन का कलर बटर जैसा होता है, इसलिए इसको
ऐसे ही हर भाषा में तितली अलग अलग चीज़ों से पहचानी गई है और अलग अलग नाम है। आप कभी किसी लाइब्रेरी में जाके या आजकल गूगल पे जाके ये सर्च करने की कोशिश करना कि हम तितली को तितली क्यों कहते हैं, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है हमें जानना। कोई मुझे बता सकता है मॉथ और बटरफ्लाई में क्या फर्क है? लगत मॉथ कीट पतंग। मॉथ को हिंदी में कीट पतंग कहते हैं। कीट पतंग और तितली में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? गुड, एक बात में और कुछ उसका साइज काफी बड़ा होता है जो मैं हमने देखा है। साइज और कुछ फर्क? वैसे जो इनके सारे डिफरेंसेस हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये सर को मैंने थोड़ा सा साइलेंट करा दिया, सर आंसर पे पहुंच गए थे, पर और कुछ एंटीना अलग अलग। आप सब लोग सही कह रहे हैं, पर सर सबसे सही बात कह रहे थे। सर ये कहना चाहते थे कि एक्चुअली में मॉथ और बटरफ्लाई में कोई फर्क नहीं है। जैसे रीसस मकाक और ह्यूमन बीइंग में फर्क है। हम अलग अलग, हम बंदर हैं सब, पर अलग बंदर हैं। तितली और कीट पतंगा अलग नहीं है। हुआ क्या है, जैसे आपने कहा सर कि मॉथ ज़्यादातर रात में दिखाई देते हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में बहुत ही कम पता है। तो जब हमने इसकी पढ़ाई भी शुरू की, इसका साइंस भी शुरू किया, तो हमने इनको अलग कर दिया, क्योंकि बटरफ्लाइज को हम ज़्यादा पढ़ते थे। पर एक्चुअली में साइंस में इनमें कोई फर्क नहीं। बटरफ्लाई और मॉथ एक ही होता है। बस अगर आप समझना चाहें, दुनिया में बहुत सारे प्रकार के मॉथ हैं, बहुत सारे, गिनती ही नहीं हो चुकी है, आज तक गिनती ही नहीं हो रही है। जितनी जल्दी ये मॉथ खत्म हो रहे हैं, उससे धीरे हम इनको पहचान पा रहे हैं। तो जो आज आपने नाटक में देखा, वो मॉथ के लिए आज सच है। जो बच्चों ने हमें तितलियों के बारे में बताया, वो आज मॉथ के लिए सच है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉथ और तितली में कोई फर्क ही नहीं है। तो वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, वो जो कह रहे थे नाटक, वो सिर्फ नाटक नहीं है, वो असलियत है, जिस असलियत से जिसमें हम जी रहे हैं, है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रकार के मॉथ में, अगर 10 प्रकार के मॉथ होंगे दुनिया में, लेट अस सपोज, तो एक प्रकार तितली होता है। समझे? मॉथ तितली एक ही चीज। बहुत प्रकार के मॉथों में बटरफ्लाई एक टाइप ऑफ मॉथ हो गया, है ना, जो दिन में उड़ता है। तो जो हम डिफरेंसेस जब कोई पूछता है मॉथ और बटरफ्लाई में, हम जो डिफरेंस बता रहे हैं वो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहे हैं कि ये हम जिसको मॉथ कहते हैं ये है, और हम जिसको बटरफ्लाई कहते हैं वो ये है। पर ये दोनों एक ही कीड़ा है ना। तो पीछे अगर आपको पता करना हो कि ये मॉथ है या बटरफ्लाई है, सबसे पहले आपको एंटीना देखने चाहिए। तितलियों के ज़्यादातर क्लब एंटीना होंगे। क्लब का मतलब गोल्फ क्लब हो गया, है ना, तो या हॉकी स्टिक हो गई। तो आप ये छोटी डंडी और यहाँ पे मोटा, ये क्लब हो गया। मॉथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉथ में जैसा आप एंटीना सोच भी नहीं सकते, वो मॉथ के पास होता है। मॉथ में सैकड़ों टाइप के एंटीना होते हैं, उनमें से क्लब एंटीना वाले बटरफ्लाई कहलाए जाते हैं, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा, जैसे सर ने बताया कि दिन में उड़ना और रात में उड़ना, मॉथ रात में उड़ते हैं, तितली दिन में उड़ती है। तीसरा, इनके बैठने के स्टाइल में भी फर्क होता है। तितली ज़्यादातर अपने पंख बंद करके बैठती है, जबकि मॉथ खोल के बैठती है ना। तितली अपने पंख सिर्फ और सिर्फ धूप लेने के लिए खोलती है, वरना वो ज़्यादातर अपने पंख नहीं खुले रखेगी। जबकि मॉथ का रेस्टिंग पोजीशन ही पंख खुला हुआ होता है। तो आप जब अपने रात में लाइट के आसपास किसी कीड़े को बैठा देखेंगे, वो ऐसे बैठा होगा खुला ना। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया ये कीड़ा है जिसके विंग्स है ना। तो
कंपाउंड आई होती है प्रोबोसिस, जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक फोरविंग और एक हाइंड विंग। तो तितली के कितने विंग हो गए? तितली के कितने विंग हो गए? 4। Every wing, every one side wing of a butterfly is a forewing and a hind wing. So it has 2 forewings and 2 hind wings. One of the most well-known insects तितली है, क्योंकि तितली अपने जीवन में मेटामॉर्फोसिस करती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब अपने आप को कंप्लीटली बदल देना, अगली लाइफ स्टेज पे जाना। तो तितली क्या करती है? तितली एक अंडे से शुरू होती है। एक मादा तितली, ये नॉर्मल है, ये पेड़ है कड़ी पत्ता, एक मादा कॉमन नॉर्मल कड़ी पत्ते के पेड़ पे अंडा देती है। ये तितलियों की खास बात है, वो स्पेसिफिक पोस्ट प्लांट कहते हैं उनको, उन्हीं के पत्तों पे अंडे देगी। लाइन बटरफ्लाई लाइन पे देगी, कैस्टर बटरफ्लाई कैस्टर पे देगी, नॉर्मल बटरफ्लाई कड़ी पत्ता पे देगी। ऐसे इनके रिलेशनशिप बहुत पुराने बने हुए हैं। आप उसको कोई और पौधा दोगे तो वो जिंदा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? उस पर आए। जब वो अंडा पत्ते पे आ जाता है, उस अंडे से दूसरा लाइफ स्टेज एक कैटरपिलर निकलता है, बहुत ही छोटा कैटरपिलर निकलता है। सबसे पहले वो अंडे का शेल खा जाता है। कैटरपिलर को दुनिया में सब खाते हैं, हम भी खाते हैं, इंसान भी कैटरपिलर खाते हैं, मेंढक भी कैटरपिलर खाते हैं, ड्रैगन फ्लाई भी कैटरपिलर खाते हैं, चिड़िया भी कैटरपिलर खाते हैं, स्पाइडर भी सब खाते हैं। ये तितली का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पूरे इकोसिस्टम में कि ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खाना है ना। पर अगर मैं कैटरपिलर हूँ और मैं अंडे से निकला और मैंने वो छिलका वहीं छोड़ दिया, तो जो चिड़िया या गिरगिट मुझे खाना चाहेगी, उसको अंडा ढूंढ के मुझ तक पहुँच सकती है। तो पहले एविडेंस को गायब कर कि मैं वहाँ हूँ। फिर छोटा कैटरपिलर अपने इस जीवन काल में एक ही फोकस रखता है। क्या फोकस है कैटरपिलर का? पत्ते खाना, सिर्फ खाना। वो कैटरपिलर इतने से इतना बड़ा हो जाता है खा के, पत्ते खा के। तो कैटरपिलर स्टेज में तितली का उद्देश्य है सिर्फ खाना खाना, भर पेट खाना खाना, मोटा होना। क्योंकि छोटा सा है, ग्रो नहीं करता, एक स्टेज पे आके बिल्कुल टाइट बलून की तरह टाइट रहता है। अब उसको बड़ा होने के लिए अपने कपड़े बदल के नया बड़ा सूट पहनना होता है और फिर उस सूट को खा के फिर से बढ़ जाता है। अपने जीवन में वो 4-5 बारी ये प्रोसेस करता है कैटरपिलर। इसको इंस्टाज बोलते हैं, सिर्फ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जब वो पूरा अपना खाना खा लेता है तो कैटरपिलर थर्ड स्टेज के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड स्टेज में कैटरपिलर क्या करता है? थर्ड स्टेज में कैटरपिलर एक कोना, एक टहनी, एक छुपी हुई जगह को खोजने की कोशिश करता है। वहाँ पे वो एक क्रिस्टलिस बनाता है, वो एक प्यूपा जिसको बोलते हैं, बटरफ्लाई के प्यूपा को क्रिस्टलिस कहते हैं। एक कवर बनाता है, यहाँ पे रहा है ये, इसने एक टहनी से अपने आप को एक थ्रेड से टांग दिया है और एक कवर बना दिया है। उस कवर के अंदर वो अपने आप को रीअरेंज करता है। जो उसने खाना, पौष्टिक आहार खाया होता है, उसको बटरफ्लाई बॉडी पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। कुछ दिन के बाद उस कवर को फाड़ता है और उसमें से अडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। वो गीली होती है, वो अपने आप को सुखाती है, अपने पंखों को फुलाकर, वेन्स को फुलाकर उसके पंख बन जाते हैं और जब सूख जाती है तो वो उड़ने लग जाती है और उस तितली को हम सब देखते हैं। अब तितली के चौथे लाइफ स्टेज का क्या उद्देश्य है? पहला तो अंडा हमें समझ आ रहा है, उस लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए वो अंडा है। कैटरपिलर खाने के लिए, खाने का लाइफ स्टेज। तीसरा लाइफ स्टेज आपका क्रिस्टलिस का, जिसमें वो
अडल्ट बटरफ्लाई बन रहा है, रीअरेंज कर रहा है अपने आप को। तो फोर्थ स्टेज क्या है, किस पे होगा? हम अडल्ट बटरफ्लाई को पसंद करते हैं, हमें खूबसूरत लगती है, इसलिए तो नहीं बन रहा हो। उसके पास क्या वजह है कि वो अडल्ट बटरफ्लाई अपने फोर्थ स्टेज में हमें जैसी खूबसूरत दिखती है वो दिखता है, क्यों? जनरेशन को आगे बढ़ाना, जनरेशन को आगे बढ़ाना सर और लोग भी सुनने, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो भी तितली आप देख रहे हो, अडल्ट तितली, वो इसलिए आई है क्योंकि उसको नर तितली को मादा ढूंढना है, मादा तितली को नर ढूंढना है, मकसद अंडे देने का है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, और यही उसका मकसद है। हमें ऐसा लगता है, तितली हम फूलों पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तितली को फूल ज़्यादा पसंद है, फूल लगा दोगे तो तितली आ जाएगी। ये सच नहीं है। अगर अडल्ट बटरफ्लाई को देखना चाहते हो तो होस्ट प्लांट लगाओगे जहां वो अंडे दे सके तो तितली जरूर आएगी। अब अपने जीवन काल में, जो अडल्ट जीवन काल है, खाना तो मैंने कैटरपिलर में खाया था, अडल्ट जीवन काल में तितली को एनर्जी ड्रिंक पीना होता है। जैसे हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, वैसे ही नेक्टर वो पीते हैं, और नेक्टर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। नेक्टर जैसे हम ग्लूकॉन डी पीते हैं, वैसे उसके लिए ग्लूकॉन डी है एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए, अपने नर मादा ढूंढने के लिए उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए। वो जो 10 दिन या 1 महीना जिंदा है, उस जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए उसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए, और सिर्फ इसीलिए वो फूलों पे दिखती हैं। बहुत सारी तितलियां ऐसी होती हैं जो कभी फूलों पे नहीं जाती। ये क्या है? कभी किसी ने देखा है तितली पे? फ्लावर में बैठ के हाथी की सूंड की तरह बटरफ्लाई की एक सूंड होती है, उसको प्रोबोसिस कहते हैं। वो रोल अप करके रखते हैं हर समय, और जब उसको नेक्टर लेना होता है तो वो उसको खोल सकता है। बटरफ्लाई सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स को जाती है जिनका वो रस ले सकती है। ऐसा लगता है। अगर आपने कभी एक थिक मिल्क शेक पिया होगा स्ट्रॉ से, तो आप करोगे वो ऊपर नहीं आएगा। तो जो भी नेक्टर रिच फ्लावर होगा, जिसका नेक्टर विस्कस ज़्यादा होगा, थिक ज़्यादा होगा, वो बटरफ्लाई कभी नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। तो बटरफ्लाई यूजुअली ऐसे फ्लावर्स का आती है जिनसे आसानी से नेक्टर लिया जाए, और वो फ्लावर्स यूजुअली जनरलिस्ट होते हैं। उनकी पॉलिनेशन में इतनी उनको जरूरत नहीं है तितली की, वो मक्खी भी आएगी उससे भी काम करती है इसलिए। वरना जो मधुमक्खी होती है, हमारे जो फूड क्रॉप्स हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, जो आपके फूड क्रॉप्स हैं, सारे फ्रूट्स हो गए, इनका जो नेक्टर होता है बहुत ही ठीक होता है मधुमक्खी के काम। दिख रहा होगा, और ये उसने खोल लिया। फ्लावर पे तो नहीं है, फ्लावर पे तो नहीं है ना, मिट्टी पे है, पर कुछ ना कुछ तो ले रहा है, कभी खोल दिया है ना। तो जैसे मैंने कहा था, हर तितली नेक्टर नहीं लेती। तितलियाँ मड पटलिंग भी करती हैं, मड में न्यूट्रिएंट्स देती हैं। तितलियाँ मरे हुए मेंढक पे बैठेंगी, तितलियाँ काऊ शिट पे बैठेंगी, ह्यूमन शिट पे बैठेंगी, मीट की दुकान के बाहर मिलेंगी, बहुत अलग अलग आपके बदबूदार जूतों पे होंगी। अगर जब हम तितली देखने जाते हैं तो हम नहाते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप नहाओगे तो तितली दूर चली जाएगी, और अगर आप नहीं नहाओगे तो तितली आप पे बैठेगी, है ना। तो ये एक ट्रिक है। चिड़िया की भी किसी के पसीने वाला हाथ, सड़ा हुआ फ्रूट, अलग अलग तितली अलग अलग चीज कर सकती है। यहाँ पे कम देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये एक पौधे पे है, उसका नाम है ड्रमसोल। ये एक केमिकल होता है इस पौधे में, जिसको ये खरोच खरोच के निकालते हैं। ये सारे मेल उस केमिकल को अपने बॉडी में लाना चाहते हैं, और जब ये
मादा को ढूंढेंगे तो वो फेरोमोन से मादा इनको चूज करेगी। तो जितना टाइम ये इस बार में सब लड़के एक साथ बिताएंगे उतना इनके फीमेल मिलने के चांसेस ज़्यादा है। जब तक उसका बच्चा तितली बनेगा वो मर चुकी होगी, वो बहुत पहले मर चुकी होगी, तो ये कभी नहीं होगा। पर दुनिया में नॉर्थ अमेरिका में एक तितली है मोनार्क बटरफ्लाई, जो 4000 किलोमीटर इंटरजेनरेशनली ट्रैवल करती है। मतलब वो थोड़ा आगे जाती है, बच्चे देती है, बच्चे थोड़ा और आगे जाते हैं, बच्चे देते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, बच्चे देते हैं, वापस आते हैं और वापस आते हैं। मेक्सिको टू कनाडा, कनाडा टू मेक्सिको एवरी ईयर। सो बिना अपनी माँ को मिले उन्हें ये भी पता होता है कि कहाँ जाना है और कहाँ से वापस आना है और कब आना है और क्यों आना है। तो ये जेनेटिकली कोडेड इन्फॉर्मेशन है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो माँ वो इन्फॉर्मेशन अंडे के साथ साथ कोड कर रही है। तो कैसे काफी बड़ी फैसिलिटिंग चीजें, एक कलर्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ साइकिल, एक माइग्रेशन। इवन हमारे साथ नाज़नीन है यहाँ पे सर, ड्रैगन फ्लाई की माइग्रेशन हुई है। जैसे अमूर फैल्कन चिड़िया है इंडिया में, नागालैंड में बहुत बड़ी कॉम्युनिकेशन होती है अमूर फैल्कन की। वो चिड़िया बहुत अफ्रीका से चाइना इंडिया का गोल चक्कर बनाती है और वो पंटाला वॉन्डरिंग राइडर एक ड्रैगन फ्लाई है उसके पीछे जा रही है। तो दुनिया की सबसे लंबी माइग्रेशन वॉन्डरिंग राइडर करता है अक्रॉस द ग्लोब। मौत लाइट पे गर्मी के लिए जाता है या अलग अलग वजह लोग सोचते हैं, पर साइंस को भी ठीक से पता नहीं है कि मौत लाइट पे क्यों जाता है। पर साइंटिस्ट के वर्ल्ड में कंसेंसस ये है, कंसेंसस मतलब ज़्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मौत मून को डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर आप रात में आसमान में उड़ रहे होंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि आगे क्या है, पीछे क्या है, रास्ता कौन सा है। तो अपनी ओरिएंटेशन ये समझने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप एक बिंदु बना लेंगे, बिंदु कहते हैं, एक टारगेट बना लेंगे कि इससे इतना दूर तो मैं यहाँ हूँ। ऐसे ही पहले जहाज़ों में भी ऐसे ही ट्रैवल होता था, आप एक बिंदु बना लेते थे और उसके हिसाब से चलते थे। तो मौत मून को बिंदु बनाकर अपना ओरिएंटेशन नेविगेशन सिस्टम संभालते हैं। जब आप लाइट जलाते हैं तो मौत को लगता है कि जो मून है वो पास आ गया है, और हर बार जब भी उसको देखेगा वो सेल्फ करेक्ट करेगा क्योंकि वो और थोड़ा थोड़ा पास आ रहा है और वो गोल घूमता रहेगा सीधा जाने की जगह, क्योंकि वो इतना पास आ गया है मून, वो गोल घूमता रहेगा। और एंड में उसमें जो क्षमा में परवाना वैसे हो जाता है, वो इसी वजह से वो कीड़ा उसमें आ जाता है क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर रहा होता है। हर बार जब वो लाइट को देखता है तो उसको समझ आता है मैं पास आ गया हूँ, दूर जाने की कोशिश करते हैं और उससे वो ऑपोजिट हो रहा है उसका, वो उसी लाइट में गिर रहा है। तो लाइट के पास जाने का मौत का ये मेजर रीज़न है। आप लोग आने वाले 15 दिन, इस 1 महीना, अगला साल, आजीवन काल के लिए तितलियों से रिश्ता जोड़ेंगे, तितलियों पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपने इलाके के जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे गाइड हैं, अपने इलाके के गाइड्स को, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अगर आप वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें या आप डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे या इंटरनेट के जो पोर्टल्स मैंने बताए, आई नेचुरलिस्ट, इंडिया बायोडाइवर्सिटी पोर्टल और बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया, इस पर अगर आप पोस्ट करेंगे, डालेंगे तो इट विल रियली हेल्प द साइंटिफिक कम्युनिटी